ये कुंदन लोकेश, हाँ भैया, कुंदन लोकेश आकाश, क्या है रे? हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज तो दो। ओके चलो, हाँ कहां तक पढ़ लिया था? केटीजी खत्म हो गया था अपना। हेडिंग डालें, थर्मो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं। हाँ चले बैठा हूं। आ जाओ, ध्यान से सुनना बेटा, ये ध्यान से सुने। ये 3 मार्कर पेन है, कलर अलग अलग कलर पेन के, और ये तीनों मार्कर पेन को आप जो स्टूडेंट बैठे हो ऐसे एक के बाद एक, मुझे लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट के पास ये तीनों मार्कर पेन पहुंचाने हैं। यहां से वहां तक पहुंचाने के मेरे पास 3 मेथड है। यहां से वहां तक मार्कर पेन पहुंचाने के मेरे पास 3 मेथड है। पहला मेथड, ये मार्कर पेन मैं इनको दूंगा और बोलूंगा इसको ट्रांसफर करते हुए वहां पहुंचा दो। तो यहां पर पहला ये स्टूडेंट ये मार्कर पेन लेगा, ये दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, फिर तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवें को, पांचवें से छठे को, और ऐसे करते करते लास्ट एंड पर ये पहुंच जाएगा। इसमें बोला जाता है कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन में बीच में इन मीडियम पार्टिकल का कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता, ये अपनी ही जगह की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में यहां पर मीडियम पार्टिकल का पास पास होना जरूरी होता है, और पास पास होते तो एक एनर्जी लेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट हो जाती है। कंडक्शन में मेनली 2 एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है, और हमेशा हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर। अगर दोनों एंड पर टेम्परेचर सेम है तो कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन डिफरेंस 2 एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो कंडक्शन में मीडियम पार्टिकल पास पास होना जरूरी है, और मीडियम पार्टिकल पास पास होते हैं सॉलिड में, इसलिए मेनली सॉलिड में कंडक्शन होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं, इसलिए कंडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, और गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं, इसलिए बहुत कम कंडक्शन हो पाता है। तो लिक्विड और गैसेस में भी कंडक्शन होता तो है पर बहुत कम। सबसे ज्यादा कंडक्शन सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैसेस में। सॉलिड में भी सबसे ज्यादा कंडक्टिव जो होते हैं वो होते हैं मेटल। मेटल में भी सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेशर कुकर अगर सिल्वर का बना होता तो सीटी जल्दी आती। ठीक है, पर सिल्वर कॉस्टली पड़ता है, इसलिए चांदी के बर्तन नहीं बनाए जाते, चांदी का प्रेशर कुकर नहीं बनाया जाता। उससे कम कंडक्टिव होता है कॉपर, पर कॉपर भी कॉस्टली पड़ता है। तो ओवरऑल वैसे आपने देखा हो घर पे कई जगह कढ़ाई होती है, नीचे कॉपर बना होता है, ऊपर स्टील हो जाता है। तो कॉपर अच्छा कंडक्टिव है, या नॉन वेज पकाया जाए तो बड़ा सा सोकरा कॉपर का होता है, तो उससे कम कंडक्टिव होता है कॉपर, और उससे कम कंडक्टिव होता है गोल्ड। गोल्ड तो बहुत महंगा पड़ेगा। और उससे कम कंडक्टिव होता है एल्यूमिनियम। तो घर पे जो प्रेशर कुकर पड़ा होगा आपके, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अरे है ना, फ्राई पैन होगा, वो सब एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम अच्छा है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव सिल्वर, उससे कम कॉपर, उससे कम गोल्ड, और उससे कम एल्यूमिनियम। ये 4 गुड मेटल जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उनका ऑर्डर मैंने बताया। चले दूसरी बात, तो ओवरऑल
मेन इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हो, कंडक्शन किस पर बेस्ड है? कंडक्शन इन मीडियम पार्टिकल पर बेस्ड है। अगर ये आलसी हुए तो, ढीले हुए तो, मैं बोलूं बेटा वहां ट्रांसफर कर दो, अरे सर ले भाई, ये यहां से ले भाई, यानी यहां से वहां तक एनर्जी ट्रांसफर करने में बहुत ढीले हैं, तो इसको बोलते हैं बैड कंडक्ट। तो डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कंडक्शन कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है और कंडक्टिविटी मेटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। अगर ये ढीले हुए, इनकी लो कंडक्टिविटी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। और गुड कंडक्टिव है जैसे सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिव, तो एनर्जी जल्दी 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 ट्रांसफर हो जाएगी, तो अपन कहेंगे गुड कंडक्टिव। तो कंडक्शन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा कंडक्टिव सिल्वर और सबसे बैड कंडक्टिव है वुड। वुड इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। तो लकड़ी में एक एंड को गर्म करे तो दूसरे एंड तक हीट नहीं पहुंचेगी। और एयर, एयर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर, इसे आप रजाई ओढ़ते हो, कंबल ओढ़ते हो सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि रजाई में कॉटन होती है, कॉटन में क्या होती है? एयर लेयर, और एयर एक अच्छा इंसुलेटर है, वो बैड कंडक्टर है। आपको जब ओढ़ लेते हो तो आपकी बॉडी की हीट बाहर सराउंडिंग में कंडक्ट नहीं हो पाती, ओवरऑल हीट एमिट नहीं होगी, तो आपको ठंड नहीं लगती। अरे है ना। चलें, दो मार्कर और है अभी, बेटा ये मार्कर पेन वहां दे के आओ, तो ये चल के जाएंगे यहां से और ये मार्कर वहां दे के आएंगे, यानी पार्टिकल का एक एंड से दूसरे एंड तक आना, ये मेथड कहलाता है कन्वेक्शन। पहला मेथड पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसमिशन कंडक्शन, और से दूसरे एंड तक खुद पार्टिकल हीट लेके जाए, वो कहलाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल जो मीडियम पार्टिकल वो एक एंड से खुद एंड दूसरे एंड तक खुद फ्लो करता है, इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। पर कन्वेक्शन मेनली फ्लूइड में होता है। किसमें होता है? जो फ्लो हो सके, तो फ्लो कौन होते हैं? लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस में फ्लो होता है, इसलिए मेनली कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है। अरे है ना। कन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, जो बाकी बातें मैं आगे वहां कन्वेक्शन में करूंगा। और तीसरा मेथड है, ये मार्कर पेन मुझे सीधा वहां पहुंचाना है, तो मैं यहां से सीधा फेंक दूं, तो मैं इसको फेंक दूंगा तो यहां से वहां सीधा चला जाएगा। उसके लिए पर मुझे इन मीडियम पार्टिकल की जरूरत, इस मेथड को बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। सन रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, तो सुन लेना, सनी रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, हम सब भी रेडिएशन एनर्जी एमिट करें। ये बोर्ड, ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। ये आइस का पीस है, तो ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। ये बेंच, ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट करे। वो ग्लास वाटर, ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। रूम की एयर, ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट करी। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव है, वो सभी बॉडी रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है। और हर बॉडी अपने टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी एमिट, टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल एनर्जी एमिट करती है। आइस पीस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना? 273 केल्विन, तो ये 273 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। ग्लास वाटर का टेम्परेचर मान लो चिल्ड 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और 10 डिग्री वाटर केल्विन में कितना? तो 283 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल कर रहा है। रूम का टेम्परेचर 27 केल्विन में कितना? तो 300 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रही है, रूम एयर भी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 310, तो 310 की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहे हैं। पर हम सब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर सन का है 6000 केल्विन, इसलिए 6000 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल सबसे ज्यादा रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। तो बेटा परंतु रेडिएशन एनर्जी सभी एमिट करते हैं। अब मेरा रेडिएशन एमिशन सन के एक्सपेरिमेंट में आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा और आपका बॉडी का टेम्परेचर सेम है। मैं रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा हूं, वो आपकी बॉडी से आके टकरा रही है, पर आपको महसूस नहीं होगी। पर सन का रेडिएशन एमिशन आपको महसूस होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, पर मेरा टेम्परेचर आपकी बॉडी के एक्सपेरिमेंट में बराबर है, इसलिए रेडिएशन एमिशन और एब्जॉर्प्शन महसूस नहीं होता। अरे है ना। तो हर बॉडी रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है। अब रेडिएशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है। जो मेरी बॉडी से एनर्जी निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन निकल रही है, और जो रेडिएशन निकल रही है वो आपकी बॉडी से आके टकरा रही है। इनके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ये रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरती है तो सरफेस अपनी एब्जॉर्प्टिव पावर के एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे छत पर अगर मैं 2 कॉपर की शीट है क्या, एक व्हाइट पेंट क्या, और छत पे धूप में रख दूं आधे घंटे के लिए,
और आधे घंटे बाद टच करूं तो बेटा काली वाली शीट जिसमें काला पेंट किया वो ज्यादा गर्म होगी और व्हाइट वाली शीट कम गर्म, क्योंकि ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर, गिरने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और ब्लैक गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होता है। इसलिए मम्मी काला तवा यूज करती है, क्योंकि काला तवा सोर्स के रेस्पेक्ट में अंगीठी पे जिस पे रखा है वो सोर्स है, सोर्स के रेस्पेक्ट में गुड एब्जॉर्ब होगा, निकलने वाली सारी रेडिएशन को काला तवा एब्जॉर्ब कर लेता है, काला तवा जल्दी गर्म हो जाता है। और उसके ऊपर जब चपाती रख दी तो चपाती के रेस्पेक्ट में वही काला तवा अच्छा एमिटर बन जाता है और वो सारी रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब की वो सारी रेडिएशन वो चपाती को ट्रांसफर कर देता है, चपाती जल्दी सक जाती है। अरे है ना, तो ब्लैक इज ऑल्सो गुड एमिटर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ओवरऑल रेडिएशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सरफेस, किस पे बेस्ड है? टेम्परेचर और नेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर का रेडिएशन एनर्जी एमिशन उतना ज्यादा, और टेम्परेचर कलर जैसा होगा, ब्लैक कलर है तो होगा यानी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा रेडिएशन एमिट कर सकेगा। अरे है ना, तो ये रेडिएशन एनर्जी। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आपको तीनों पार्ट समझाए, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए हेडिंग डालो। पहले पढ़ेंगे अपन कंडक्शन, ठीक है? कंडक्शन लिखो, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड कंडक्शन आपके 1-1.5 लेक्चर का है, 1.5 लेक्चर के आसपास का। कन्वेक्शन आपके 20, 25, 30 मिनट का मान लो, ठीक है? यानी 2 लेक्चर में कंडक्शन कन्वेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और 3 लेक्चर के आसपास रेडिएशन का है, क्योंकि उसमें 5 साइंटिस्ट हैं तो उनको पढ़ना होता है। तो 3, सवा 3 जो भी लेक्चर होगा, एक सवाल लेक्चर जो है वो थर्मल एक्सपांशन उसका है, ठीक है? थर्मल, हाँ 17 तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्या कह रहा है, 20 तक करो। हाँ वो एसी की हवा बंद हो जाएगी। है चले, अरे दुष्टों, तब मेरी वजह से तुम लेट हो रहे हो क्या? तो जो चल रहा है तो मेरी वजह से अलग थोड़ी आना। हाँ एसी की हवा संडे को भी खा लोगे यूं? ऐसा चलो, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी टू temperature difference between two end, heat energy transferred due to temperature difference and between two end, लिख लिया? ब्रैकेट में लिख ले, हाई टेम्परेचर साइड फ्रॉम कर लो, फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड, फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड, from high temperature side to low temperature side, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इन सॉलिड एंड लिक्विड मर्करी, लिक्विड मर्करी में भी कंडक्शन होता है क्योंकि वो हाई डेंसिटी लिक्विड होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड मर्करी by the vibrational motion of medium particle, by the vibrational motion of medium particle, by the vibrational motion of medium particle, ब्रैकेट में लिख लो नो एक्चुअल मोशन, by the vibrational motion of medium particle, ब्रैकेट में लिख ले नो एक्चुअल मोशन, नो एक्चुअल मोशन is known as conduction, is known as conduction। हाँ बेटा, हीट का ट्रांसमिशन वाइब्रेशन मोशन से, देखो आपने वहां देखा हो वो फीफा वर्ल्ड कप में कभी देखा है आपने, वहां एक ऐसे ऐसे करने लगता है, फिर पता चलता है बाजू वाला भी करने लग गया, तो ऐसे लहर चलती चलती पूरे स्टेडियम में घूमने लग जाती है, सारे एक साथ मूवमेंट में करते हैं तो पूरा। हाँ वैसे के वैसे यहां होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी ही जगह वाइब्रेशन मोशन करते हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर बताया था, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल ज्यादा होती है। पोटेंशियल ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ओनली ट्रांसलेशन एनर्जी नहीं होती है, वाइब्रेशन एनर्जी होती है सॉलिड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर
ऐसे वाइब्रेशनल करंट जिसे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल करंट होती है, ऐसे से। अब बेटा इस एंड के मॉलिक्यूल को जैसे आप गर्म करोगे तो इसकी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे का एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वाइब्रेशन का एनर्जी बढ़ेगी, और वाइब्रेशन का एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा इसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये पास वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा। अरे टकराएगा, और ये पास वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा तो फिर ये इसका भी वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फिर ये पास वाले से टकराएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर ये वो पास वाले से टकराएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ऐसे हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर रिएक्शन में वो एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। तो हीट ट्रांसमिट बाय द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, नो एक्चुअल मोशन। बात समझ में आ गई? चलें नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बना के लिखो या पैराग्राफ चेंज करो, जैसे भी लिखना है। कंडक्शन बेस्ड ऑन कंडक्ट coefficient of thermal conductivity, conduction based on coefficient of thermal conductivity, based on coefficient of thermal conductivity। लिख लिया? हाँ बेटा, coefficient of thermal conductivity के मैंने अभी बता दिया, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसमें कंडक्शन, मेटल सिल्वर में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी तो उसमें कंडक्शन सबसे ज्यादा, और वुड के 0 तो उसमें कंडक्शन नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, तीनों मार्कर पेन है और ये तीनों मार्कर पेन में एक साथ, एक पेन इनको दूं भैया ट्रांसफर कर दो, एक पेन इनको दूं देख के आओ, और एक पेन में यहां से फेंक दूं, बोलो कौन सा वाला पहले पहुंचेगा? यानी रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड, उसके बाद कौन सा पहुंचेगा? वो जल्दी पहुंचे, और ये एक दूसरे को लेने देने में रह जाएंगे। तो बेटा रेडिएशन जो है, रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड है, लाइट की स्पीड के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन पाथ होता है रेडिएशन का, स्ट्रेट लाइन पाथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन सीधा स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो ओवरऑल रेडिएशन पाथ स्ट्रेट लाइन और लाइट के स्पीड इक्वल, इसलिए रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड। उसके बाद कन्वेक्शन स्लो मेथड, और कंडक्शन तो स्लोवेस्ट मेथड। तो कंडक्शन स्लोवेस्ट, कन्वेक्शन स्लो, और रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड। अरे है ना? तो इसमें लिख लो कंडक्शन इज स्लोवेस्ट मेथड, कंडक्शन इज स्लोवेस्ट मेथड। लिख लिया? अब आ जाओ बेटा, हेडिंग डालो स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। हाँ बेटा, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है? ध्यान दो, ध्यान से सुनना और समझना। ये बेटा एक रॉड है मेटल की, इस में दे रहा हूं Q, और इधर से हीट निकल रही है Q डैश। अरे है ना? तो यहां 2 स्टेट होती है, ध्यान से सुन लेना बेटा। वैसे हमारे क्वेश्चन स्टेडी स्टेट के ही आते हैं, पर स्टेडी स्टेट समझने से पहले आपको वेरिएबल स्टेट भी समझना होगा। तो वेरिएबल स्टेट, और ये हो गई स्टेट। हाँ बेटा, वेरिएबल स्टेट, और ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं इधर से 100 जूल एनर्जी दे रहा हूं पर सेकेंड, और इधर से निकल रही है 2 जूल, दी कितनी? निकली कितनी? तो वो कहलाएगा वेरिएबल स्टेट। यानी Q बहुत ज्यादा है Q डैश से, दिया कितना? 100 जूल, निकला तो 98 गया, ये कहलाएगा स्टेडी स्टेट, सॉरी वेरिएबल स्टेट। परंतु स्टेडी स्टेट में Q डैश के इक्वल होगा, दिया था 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, कहलाएगा स्टेडी स्टेट। इसमें कहां गया वो बेटा? इसके छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन किए, ये रहा एक छोटा क्रॉस सेक्शन बेटा। इस क्रॉस सेक्शन को इसके प्रीवियस क्रॉस सेक्शन से मान लो 10 कैलोरी हीट मिली। कितनी मिली? 10 कैलोरी हीट मिली। यानी Q1 क्या है? हीट टेकन बाय प्रीवियस क्रॉस सेक्शन। Q1 क्या है? हीट टेकन बाय प्रीवियस क्रॉस सेक्शन। ये छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन से इसको हीट मिली 10 कैलोरी, उसमें से 1 कैलोरी इस क्रॉस सेक्शन ने खुद ने एब्जॉर्ब कर ली, Q2। तो Q2 क्या हो गया? हीट एब्जॉर्ब बाय दिस क्रॉस सेक्शन।
है ना, इसने खुद 1 जूल एब्जॉर्ब कर ली 10 में से। इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस हॉट है, मैंने अभी बोलता हॉट बॉडी एमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। तो इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस हॉट होने से इसकी सरफेस से रेडिएशन एनर्जी एमिट हो गई Q3 1 जूल। मान लो Q3 भी 1 जूल है, तो बेटा 1 जूल इसने एनवायरमेंट में एमिट कर दी, तो ये हो गया हीट लॉस बाय सिलेंड्रिकल सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। अरे है ना, अब कितना बचा, 1 जूल एब्जॉर्ब, 1 जूल एनवायरमेंट में एमिट, तो बचा कितना 8 जूल। तो ये 8 सेक्शन को ट्रांसफर कर देगा। तो Q4 हीट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेक्शन। वापस से बोल देता हूं, Q1 हीट टेकन बाय प्रीवियस कोर्स सेक्शन, Q2 हीट एब्जॉर्प्शन, Q3 हीट लॉस बाय सिलेंडर सरफेस ड्यू टू रेडिएशन, एंड Q4 हीट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेक्शन। बेटा अगला सेक्शन भी ऐसे ही करेगा, 1 जूल एब्जॉर्ब, 1 जूल एनवायरमेंट में 6 जूल। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर 1 जूल एब्जॉर्ब, 1 जूल एनवायरमेंट तो अगले, 1 जूल एब्जॉर्ब, 1 जूल एनवायरमेंट तो अगले को 2 जूल। ऐसे खर्चा हुआ, खुद ने खाया और दोस्तों को खिलाया, है ना, तो खर्चा होगा ही सही। मान लो मैं बाजार गया, 2000 रुपीज रख के लेके गया, खुद ने खाया, दोस्त मिल गए उनको खिला दिया, तो वापस आया तो भैया 100 रुपीज जेब में थे, लेके गया 2000, लेके आया 100 रुपीज हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर यहां पर आवाज नहीं, इधर ध्यान दो, यहां पर इसमें अगर मैं बाहर की सरफेस को इंसुलेटेड कर दूं, अगर मैंने इसकी बाहर की सरफेस को इंसुलेटेड, तो बोलो बेटा स्टेडी स्टेट आ जाएगा क्या? यानी अगर मैं Q3 0 कर दूं, तो बेटा Q3 0, तो पिछले क्रॉस सेक्शन से जितना लिया उतना अगले सेक्शन पे निकलेगा क्या? खुद तो खाएगा। अरे भाई 2000 रुपीज लेके गया, पर अब की बार सोच के यार दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा, पर खुद तो खाऊंगा, और जब खुद खाऊंगा तो फिर 2000 के 2000 रुपीज वापस लेके 1000 रुपए लेके आया, 2000 लेके गया तो 1000 लाया, 1000 का खर्चा हो गया है। ये बताऊं तुम्हें, आ जाओ अभी यहां दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तो बेटा ऐसे करते हैं, तो इसको तो रहने दो, टॉपिक को पहले ये सोचते हैं कि क्या खाया, है ना, इसको टॉपिक को पढ़ा हुआ मान लेना, अगले लेक्चर में आपको रेडिएशन पढ़ा दूंगा, और ये पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या खाया। यस सर, समझदार हो, थोड़ा सा इधर पढ़ लो रे, पढ़ाई काम में आएगी, ये नहीं आया क्या खाया। हाँ आ जाओ, ध्यान दे, इधर ध्यान दो, और स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन इसने सुन लो, समझ लो, मर्ज हो गया वो भी है, जिंदा है। आ जाओ, अब बेटा यहां ध्यान से सुनो, यहां पर अगर रॉड इंसुलेटेड है तो Q3 0 होगा, पर वो खुद तो एब्जॉर्ब करेगा, और खुद एब्जॉर्ब करेगा तो स्टेडी स्टेट अभी नहीं आएगी। परंतु बेटा ध्यान से सुनो, थोड़ी देर बाद अपने आप वेरिएबल, जब भी इंसुलेटेड रॉड को आप इनिशियल में गर्म करते हो, तो वो थोड़ी देर तक तो पहले वो वेरिएबल स्टेट में रहेगी, पर थोड़ी देर बाद वो अपने आप स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाती है। तो इंसुलेटेड रॉड को इनिशियल में गर्म करते हैं तो वेरिएबल स्टेट में होती है, और फिर वो बाद में स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाती है। यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक तो आउटर सरफेस इंसुलेटेड होना ही चाहिए, और कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन ना करे, कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट का एब्जॉर्प्शन ना करे, तो उस कंडीशन में Q1 Q4 बराबर होगा। पर Q1 Q4 ही बराबर क्यों होगा? इधर से दोगे 100 जूल, तो ओवरऑल अगले को भी 100 जूल, अगले को भी 100 जूल, अगले को भी 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल, और निकलेगा वो भी, यानी Q1 Q डैश और Q4 सब बराबर हो जाएंगे। तो स्टेडी स्टेट वेरिएबल स्टेट के बाद अपने आप में एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। आपने वो कभी देखा हो पंगत में बैठ के खिलाते हैं, और यहाँ गांव में तो क्या होता है, इधर हाड़ौती अंचल में जब गांव में शादियां होती है ना, सब विवाह सम्मेलन होते हैं, विवाह सम्मेलन होता है, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन, तो वहां पूरा गांव खाना खाने पहुंच जाता है, और जब पूरा गांव खाना खाने पहुंच जाता है, शादी एक गांव में एक ही जने की है, और पहुंचेगा पूरा गांव, और पूरा गांव आप पहुंच जाएगा
लोटा थैला खुद तो पहुंचेंगे ही सही, और लोटा थैला वो लेके जाएंगे, वहां खाना खा के आएंगे और फिर लेके भी आएंगे। थैले में तो पूरी सब्जी पूरी आ जाएगी, सूखा सामान, और लोटे में सब्जी आ जाएगी, है ना। अब इस समस्या को देखते हुए वहां जो आयोजन समिति वाले थे उन्होंने दिया लोटा थैला अलाउ नहीं है, और एंट्री गेट छोटा बना दिया कि भाई चेकिंग करते हुए अंदर भेजेंगे पंडाल में वहां खाना खाने के लिए। अब भैया लोटा थैला तो जब्त हो गए, मतलब वो खुद ही खा सकते हैं, लोटे थैले में कहां लेके जाएंगे, है ना। लेगा रे, चिंता क्यों कर रहा है, जेबी भी फाड़ फाड़ के भेजेगा क्या अंदर। हाँ अब तू बनवा ले जा। हाँ तो जेब में दिख जाएगा वो तो सब कुछ, फिर थोड़ा बहुत ले जाए, ले जान दो रे, क्या है तुम्हें। अब नीचे बैठा दिया भैया, पंगत में बिठा दिया। आज तो मैं स्टेडी सेट वेरिएबल सेट में समझा रहा हूँ बेटा। शुरुआत में जो पूरी वाला आता है तो पूछता नहीं है, वो सीधा दो दो पूरी रखता है, वो चलता है, पूछता नहीं है। यानी इनिशियल स्टेट में जब शुरुआत में वो आएगा पूछेगा नहीं, दो दो पूरी रखता जाएगा। अरे होगा नहीं, मिठाई वाला आएगा मिठाई रखता जाएगा, वो पूछेगा नहीं। अब सब खा रहे हैं, अब बेटा हर क्रॉस सेक्शन खा रहा है, तो हर क्रॉस स्टेट में, इसलिए हर क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्प्शन कर ना, और हर क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो भी सप्लाई हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब सबने पानी पिया, डकार मारी, है ना, सबका एब्जॉर्प्शन जो होना था हो चुका है, सब सैचुरेटेड हो चुके हैं। अब वो वही पूरी वाला अब आखिरी में फिर आएगा, और जब आखिरी में आएगा तो वो इनिशियल एंड से पूछता हुआ चलेगा पूरी 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 पूरी। पर अब सब यूं यूं करेंगे, अरे है कि नहीं, यानी कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। दैट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी अब सब सैचुरेटेड हो चुके हैं, अब जितना फर्स्ट एंड पे सप्लाई करने आया वो पूरी रख के लास्ट एंड पे पूरी पूरा वैसे का वैसे कंटेनर भरा हुआ वो निकल गया। दैट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ओवरऑल पी लिया पहले ही, हाँ हाथ ही धो लिए, आजा, ये अभी तो रायते पे अटका हुआ है, हाँ आ जाओ बेटा। तो बेटा स्टेडी स्टेट कंडीशन ध्यान दो वेरिएबल स्टेट के बाद आती है। इंसुलेटेड रॉड को जब इनिशियल में गर्म करते हैं तो हर क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्प्शन करते से ही, और लास्ट में जब सब सेक्शन एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं तो फिर जितना 100 जूल पर सेकंड इधर से एंटर होगा 100 जूल पर सेकंड उतना ही बाहर निकलेगा। तो वेरिएबल स्टेट इंसुलेटेड रॉड को जब हम गर्म करते हैं तो पहले वो वेरिएबल स्टेट में होती है, थोड़ी देर बाद हर क्रॉस सेक्शन स्टेडी स्टेट में आ जाता है। अब कोई भी सेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन जितना फर्स्ट एंड पे लेके आएगा लास्ट एंड पे उतना ही लेके निकल जाएगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। पक्की बात। तो ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ो, बनाना है आपको, नीचे लिखो, यहीं से लिख लेना है, यहीं से लिख लो क्योंकि मैं स्टेडी स्टेट के लिए लिखाऊंगा। लिखो इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, in steady state condition, in steady state condition outer surface of solid is insulated. In steady state condition outer surface of solid is insulated. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यानी आउटर सरफेस ऑफ सॉलिड इज इंसुलेटेड, लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो Q3 इज इक्वल टू 0। इंसुलेटेड के बाद में लिख लो Q3 इज इक्वल टू 0। Q3 लिख रहे, डेल्टा क्यू क्यों लिख रहा है, अरे याद कर रहा है, रायता चाहिए इसको। सेकंड पॉइंट, नो हीट एब्जॉर्प्शन बाय एनी क्रॉस सेक्शन, नो हीट एब्जॉर्प्शन बाय एनी क्रॉस सेक्शन, no heat absorption by any cross section, no heat absorption by any cross section, लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो Q2 is equal to 0, Q2 is equal to 0, लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखे, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, बोलो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, लिखो लिखो, temperature of different cross section is different
and decrease in the direction of heat flow. Temperature of different cross section is different and decrease in the direction of heat flow. और फोर्थ पॉइंट भी लिखो पहले एक साथ. Temperature of different cross section is different and decrease in the direction of heat flow. फोर्थ पॉइंट लिखें, temperature of every one cross section is remain constant. Temperature of every one cross section, हाँ everyone, temperature of every one cross section is remain constant for all. Temperature every one cross section is remain constant but not equal for all. बेटा ये रॉड है और इसका हर क्रॉस सेक्शन, इधर से अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है, आप मान लो 10 कैलोरी पर सेकेंड हीट सप्लाई कर रहे हो, तो इधर से हीट कितनी निकलेगी? कैलोरी पर सेकेंड हीट निकलेगी. जितनी करोगे उतनी हीट इधर निकलेगी. बेटा ये है ना, यहां से मैं गर्म कर रहा हूं, तो बेटा इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो इसके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होगा. अगले 1 सेंटीमीटर पर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा. अगले 1 सेंटीमीटर पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा. अगले 1 सेंटीमीटर पे 60 डिग्री सेल्सियस होगा. अगले 1 सेंटीमीटर पे, यानी ईच इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉल होगा, और यहां 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इक्वल टेम्परेचर फॉल होगा. इसीलिए तो स्टेडी स्टेट कंडीशन है. अगर यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से फॉल हो रहा है, तो अभी तो रेट ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कांस्टेंट बनी हुई है. बेटा कहीं पर 1 सेंटीमीटर 10 गिर जाता, एक जगह 20 गिर जाता, एक जगह 5 गिर जाता, तो फ्लो भी कम ज्यादा हो जाती. तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट, रेट ऑफ हीट फ्लो किसकी वजह से? की वजह से. और हर कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस कौन से, इसलिए रेट ऑफ हीट फ्लो भी कांस्टेंट है. तो ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हर 1-1 सेंटीमीटर पे कांस्टेंट रेट से फॉल हो रहा है, यानी हर 1 सेंटीमीटर कितना टेम्परेचर गिर रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर कहने का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है dt बाई, और टेम्परेचर ग्रेडियंट रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कांस्टेंट. अभी रेट ऑफ हीट फ्लो ये कितनी हो रही है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर रहा है 1 सेंटीमीटर पे. इसको मैं ज्यादा कर देता हूं, 100 कर देता हूं, ताकि आप ये ना समझो. तो बेटा 1 सेंटीमीटर कितना गिर रहा है, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, यानी पर लेंथ पर टेम्परेचर ड्रॉप कांस्टेंट होता है. तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर लगातार यूनिफॉर्मली टेम्परेचर फॉल होगा. अब जरूरी नहीं 10-10 फॉल हो, 5-5 भी फॉल हो सकता है, 8-8 भी फॉल हो सकता है. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पर, क्रॉस सेक्शन पर, लेंथ पर, वो भी फॉर्मूले में आएगा, है ना. दूसरी बात, हर क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर अलग अलग और फ्लो डायरेक्शन में कम होता जा रहा है, पर सबका कांस्टेंट. पर सेकंड दे रहे हो, 100 किलो पर सेकंड निकल रहा है, तो यहाँ पर 100 कांस्टेंट, यहाँ 90 कांस्टेंट, यहाँ 80 कांस्टेंट, यहाँ 70 कांस्टेंट, यहाँ 60 कांस्टेंट, यहाँ 50 कांस्टेंट, यहाँ 40 कांस्टेंट. 100 कैलोरी पर सेकंड, पर सबका डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कांस्टेंट होगा. ये पॉइंट नंबर 4. बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको, जो भी करना है नोट कर लो जल्दी से. जल्दी से बिठा दो इधर का, ये लिख लिया? अरे इधर का रे, कौन लिख रहा है? जल्दी जल्दी.
चले बेटा, ये मिटा दूं? हाँ बेटा, हेडिंग डालो, रेट ऑफ हीट फ्लो। हेडिंग डाले रेट ऑफ हीट फ्लो, ऑब्लिक करके इसका दूसरा नाम लिख लो, हीट करंट। रेट ऑफ हीट फ्लो ऑब्लिक हीट करंट ऑब्लिक थर्मल करंट। रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट करंट एंड थर्मल करंट। हाँ बेटा, अब आगे जो चाहे उसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन लेके चलूंगा। क्वेश्चन भी वो देगा तो स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो लिख के दे चाहे नहीं दे, क्या मान के चलेंगे। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में जिस रेट से हीट अंदर जाएगी उसी रेट से बाहर आएगी, स्टेडी स्टेट है। आपके सिलेबस में पूरी बातें जो भी अभी हो रही है वो किसमें, स्टेडी स्टेट कंडीशन। हाँ, कंडीशन में जिस रेट से हीट अंदर जाएगी उसी रेट से हीट बाहर आएगी। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक ये मेटल की रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शन ए और इसकी लेंथ एल है ना बेटा। यहां क्रॉस सेक्शन एरिया लिया डीएक्स थिकनेस का, इस क्रॉस सेक्शन एरिया जहां शुरू हो रहा है वहां टेम्परेचर टी प्लस डी टी और जहां टेम्परेचर टी। तो बेटा इस डीएक्स में टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ, dt। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, dt बाई dx, यानी dx डिस्टेंस में टेम्परेचर ऑफ dt हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में dt बाई dx कांस्टेंट। दूसरी बात, ये हाई टेम्परेचर T1, ये लो टेम्परेचर T2। तो बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पहला क्रॉस सेक्शन एरिया पर। बेटा पतला पाइप होता है इसमें वाटर फ्लो कम होता है, और मोटा पाइप होता है उसमें वाटर फ्लो। तो यहां पर वही चीज, क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ हीट फ्लो भी उतनी ज्यादा। हीट करंट थर्मल करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये है हीट करंट थर्मल करंट, डी क्यू बाई डी टू को क्या बोलते हैं, हीट करंट थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो। ये कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी बोला था सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा तो उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो, और के जीरो तो उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी जीरो। dq by dt also directly proportional to temperature gradient minus dt by dx। बेटा ये माइनस साइन क्यों लाए, क्योंकि dt जो है वो ड्रॉप टेम्परेचर है, dx डिस्टेंस में dt टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल कम इनिशियल ज्यादा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो यहां इन तीनों को मिला दूं तो बेटा फॉर्मूला निकल एक्शन का यहां पे dq by dt माइनस ka dt by dx। अरे है कि नहीं, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया। ये आपको यहां ध्यान से सुन लो, पूरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में टोटल 13 फॉर्मूले बस। कितने, जिसमें 5 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, बाकी 4 फॉर्मूले स्टीफन में है, 2 फॉर्मूले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में है, एक वीन्स लॉ का है, ठीक है, और एक सोलर कांस्टेंट का है। ये टोटल 13 फॉर्मूले। इसमें पहले नंबर का फॉर्मूला ये आ गया, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, dq by dt माइनस ka dt by dx। अब सुनो बेटा, ये फॉर्मूला किसका है, ये तो इस छोटे से एलिमेंट का है, क्योंकि इसकी थिकनेस dx, टेम्परेचर ड्रॉप dt, इसकी कंडक्टिविटी k, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a। अगर मैं पूरी रोड के लिए फॉर्मूला हो तो dx की जगह, अरे dx की जगह
और dt टेम्परेचर ड्रॉप की जगह T2 माइनस T1 रखो, तो पूरी यूनिफॉर्म रोड के लिए dq बाई dt माइनस ka, और dt की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, और dx की जगह l। होगा कि नहीं होगा? माइनस साइन अंदर ले जाओ तो बेटा कंडक्शन में फॉर्मूला आ गया dq बाई dt ka बाई l, और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। ये कंडक्शन का मेन फॉर्मूला यूनिफॉर्म, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला। 2010 में यही फॉर्मूला पूछ लिया, बस फॉर्मूला कौन सा सही है, 4 फॉर्मूले लिख के दे दिए। हाँ, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसमें पहचानना मेन इंपॉर्टेंट, अगर यूनिफॉर्म रॉड हो तो रॉड में तो ए और एल आप पहचान जाते हो, है ना, पर बेटा यहां पर ए और एल वेरी करेंगे। जैसे यहां गौर से देखो, ये रॉड है, इसमें हीट इधर से जा रही है, हाई टेम्परेचर इन T1, ये लो टेम्परेचर T2, तो क्रॉस जितना से हीट एंट्री मारे वो ए, और जितना मेटल के अंदर चले वो एल। तो बेटा ये हो गया क्रॉस सेक्शन ए, और ये लेंथ हो गई एल। अरे है कि नहीं? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बोलो, इधर से हीट एंट्री मारी, ये T1 और ये T2, तो बेटा यहां ये क्या होगा? ए, तो ये क्रॉस सेक्शन ए होगा, और इसकी जो थिकनेस है जितना मेटल में चले, तो मेटल में कितना चलेगी, इतनी थिकनेस, ये होगी एल। अरे है ना, कॉपी देना बेटा। ये मान लो एक शीट है, मेटल शीट है कि नहीं, और इस मेटल शीट के क्वेश्चन आ जाए अगर रॉड की जगह, तो ये है, यहां टेम्परेचर शीट के इस साइड टेम्परेचर T1 है, और इधर टेम्परेचर T2, मान लो इधर, और इधर 30 डिग्री सेल्सियस, और बोले इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ और हाइट दे दे और इसकी थिकनेस दे दे। तो बेटा यहां दे दिया, मान लो 2 सेंट, ये 2 मीटर और ये 5 मीटर की एक प्लेट है, इसकी थिकनेस 5 mm है, इधर 100 इधर 30 है, रखो फॉर्मूले में, तो dq बाई dt के मेटल शीट की कंडक्टिविटी, ए क्या आएगा, जितना हीट एंट्री करे, ये 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 मीटर में, तो 10 मीटर स्क्वायर, और एल क्या होगी, थिकनेस, इसकी थिकनेस एल हो जाएगी 5 mm, तो 5 mm को बदलोगे तो 5 इंटू 10 की पावर, और ये हो जाएगा 100 माइनस 30, इधर 100 इधर 30, इधर हीट इंटर करी, तो जिधर हीट इंटर करे वो ए, वो एल, तो अगर शीट है तो उसकी थिकनेस वो एल बन जाएगी। अरे है ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, नोट करो तो इसको। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो रे। चलो चले मेरे बेटा, बड़े आ जाओ तो। हाँ, ए लिखो बेटा, वो ए बेटा, dq बाई dt का फॉर्मूला रेडिएशन में भी आएगा, वहां dq बाई dt को हम बोलेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वहां dq बाई dt को मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, और यहाँ dq बाई dt को क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होगा, पर वहां जो ए होगा वो क्रॉस सेक्शन है नहीं, वहां ए सरफेस एरिया होगा, क्योंकि रेडिएशन एमिशन सरफेस से होता है। तो ओवरऑल इसलिए लिख लो, यहां पर ए क्या है, यहां ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ए क्या होगा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बेटा, dt बाई dx क्या था, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, लिख ले टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लो ब्रैकेट में, वो लिखा देता हूं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, लिख लिया। नेक्स्ट आ जाओ के,
के क्या है बेटा, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है नी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनो सुनो सुनो, ये गोल्ड बार है ना, बड़ी सी गोल्ड बार, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया और इसको ए से कनेक्ट कर दिया, बोलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल और लेंथ, नई कंडक्टिविटी क्या होगी, क्रॉस सेक्शन डबल लेंथ हाफ है, वही रहेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी मेटेरियल पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन, मतलब इस फॉर्मूले का ये भगवान है, सब इस पर डिपेंड करेंगे, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी के पर सब डिपेंड करते हैं पर के किसी पर डिपेंड, मेटेरियल पर डिपेंड करता है बस। अरे भाई ऐसे कनेक्ट है तो भी गोल्ड रहेगा, ऐसे कनेक्ट है तो भी गोल्ड रहेगा, ऐसे थोड़ी ऐसे कनेक्ट करते लोहा बन जाएगा, है कि नहीं। के डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, है ना, के डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये के अलावा जो भी लिखे वो सब लिख डालो, डज नॉट डिपेंड ऑन ए कोमा एल कोमा T1 माइनस T2, ए कोमा एल कोमा T1 माइनस T2 एंड dq by dt, एंड dq by dt। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रॉड टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 100 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री कर दिया जाए तो नई कंडक्टिविटी क्या होगी, वही रहेगी, टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, मेटल तो वही है ना, तो कंडक्टिविटी वही रहेगी, रेट ऑफ हीट फ्लो दुगनी कर दी जाए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, वही रहेगी, dq by dt बढ़ा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा डज नॉट डिपेंड ऑन ए कोमा एल कोमा T1 माइनस T2 एंड dq by dt, लिख लिया। हाँ बेटा इसकी यूनिट डायमेंशन पूछी जाती है, यूनिट ऑफ के, अभी 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, यूनिट ऑफ के बेटा जूल पर सेकेंड, ये रहा जूल पर सेकेंड, और ये मीटर स्क्वायर मीटर, एक मीटर कैंसिल, मीटर नीचे केल्विन नीचे, पर मीटर पर केल्विन, अरे है ना, और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, वॉट पर मीटर पर केल्विन, है नी। डायमेंशन, जूल की डायमेंशन M1 L2 T माइनस 2, और ये T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3, L2 में से एक L गया तो M1 T माइनस 3 और K माइनस 1, है नी। ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ के सबसे ज्यादा के सॉलिड का, इसलिए सॉलिड में कंडक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम के लिक्विड में, तो लिक्विड में कंडक्शन होता है पर बहुत कम, और सबसे कम, इसलिए गैस में कंडक्शन बहुत कम पर होता है, मान लेना कंडक्शन सॉलिड में होता है। ऑर्डर इन मेटल, मेटल में सबसे ज्यादा सिल्वर, उससे कम कॉपर, उससे कम गोल्ड और सबसे कम एल्यूमिनियम, ये गुड मेटल, 4 गुड मेटल के कंडक्टिविटी का ऑर्डर है नी। है? हाँ चलने दे, चलने दे, चलने दो, हाँ लिख लिया। इसके बाद हेडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपेयर विद इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपेयर विद इलेक्ट्रिक सर्किट। चले बेटा, मिटा दो इसको, हो गया, कौन लिख रहा है, हाँ कंपेयर विद इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देख ले रे, आंख में एक बार नागिन की तरह छप जाना चाहिए तेरे, हाँ के सॉलिड का लिक्विड का कम, गैस का कम, हाँ नाग देव बन जा, जो भी बने बन तो सही कुछ, हाँ आ जाओ, कंपेयर विद इलेक्ट्रिक सर्किट, आ जाओ,
इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हाई वोल्ट से लो वोल्ट यानी आधा है V2 से, तो बेटा हाई वोल्ट से लो वोल्ट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वैसे ही यहां रॉड में रॉड में दो एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी T1 T2 से ज्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर डायरेक्शन में यहां भी करंट फ्लो होता है, पर वो हीट करंट फ्लो होता है। यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई वोल्ट से लो वोल्ट, और यहां थर्मल करंट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड। इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, तो बेटा यहां भी थर्मल रेजिस्टेंस होता है। यहां फॉर्मूला V1 माइनस V2 I इंटू R होता है, फॉर्मूला T1 माइनस T2 I बोले तो dq बाई dt, और R की जगह L अपॉन के। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, यही फॉर्मूला लिखा है, L को ऊपर K को नीचे ले आया, तो यहां क्या रह गया, T1 माइनस T2 इजिकल टू dq बाई dt L अपॉन के। अरे है कि नहीं? कंपेयर करो, इधर वोल्टेज डिफरेंस तो इधर टेम्परेचर डिफरेंस, इधर इलेक्ट्रिक करंट तो इधर थर्मल करंट हीट करंट, ये करंट और हीट करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो को थर्मल करंट हीट करंट भी कहते हैं। अरे है ना, इधर तो बेटा इधर थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। अरे है ना बेटा, ध्यान करो, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया क्या पूरा? नहीं पा, फॉर्मूला तो पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, क्या होता है, 10th क्लास में भी आया था ये तो, रोले रोले है ना, R इजिकल टू रो एल ए, रोले था कि नहीं था? तो ये रोले। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर रो क्या है, रो होता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इनवर्स होती है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इनवर्स। अगर इसकी जगह रख दूं तो गौर से देखो, R इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए। अब तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, आया कि नहीं आया? यहां रॉड की लेंथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, या वायर की लेंथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के इनवर्स, या वायर का क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के इनवर्स, यहां कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के इनवर्स, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के इनवर्स, सब कुछ सेम टू सेम हो गया रे। यानी कहने का मतलब में पढ़ोगे केवीएल, केसीएल, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सब यहां भी अप्लाई होगा, वो सब यहां भी लगेगा। अरे है ना। और दूसरी बात मुझे ये भी दिख रहा है कि के और सिग्मा दोनों एक जैसे ही हैं, और इसी चीज को वेडमान ने अपने लॉ में बना दिया। वेडमान फ्रोंज लॉ, वेडमान फ्रोंज लॉ, आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखो तो ठीक है। तो वेडमान, अरे क्या है, दे सुन तो लो, वेडमान फ्रोंज दो साइंटिस्ट ने उन्होंने लॉ दिया कि जो थर्मल गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ओवरऑल सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घर पे वायरिंग अगर सिल्वर वायर की कराओगे, वो बात है, लगवाने का खर्चा ज्यादा आ जाएगा। तो ओवरऑल वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे है ना। तो ये यहां पे ओवरऑल, इसमें ये आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड, ये थर्ड नंबर फॉर्मूला, कंडक्शन में हम लोग 5 फॉर्मूले, ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला। अरे है ना, नोट कर लो।
हाँ बेटा, इसके बाद हेडिंग डालना। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कोई लिख लेगा भी फिर बोलेगा बाद में बोलते, पहले बोलते। ऊपर हेडिंग डालेगी, ये लिख लें दो जल्दी से। देख क्या कहाँ जा रहा है ये? हाँ मदद कर देना उसकी, और ज्यादा हो तो भाई भाई को तो कहा जा रहा है, मतलब नहीं वो चीज में भी है। हाँ, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मेरे बेटा मिटा दो इसको। बेटा दो डिफरेंट मेटल की रॉड को हम उसको कनेक्ट करें, और जब दो डिफरेंट मेटल की रॉड है मतलब उनकी कंडक्टिविटी अलग K1 और K2, उनको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जो नई कंडक्टिविटी आएगी वो हमेशा K1 K2 के बीच में आएगी। तो यहां आ जाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा ध्यान दो, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये गौर से देखो, ये मेटल की दो रॉड, इधर देख रहे भाई, इधर यहां पर ध्यान दो, ये दो मेटल की रॉड K1 और K2 कंडक्टिविटी की। यहां पर ये एक बात ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। अरे है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, ठीक है बेटा। लेंथ डिफरेंट हो सकती है, क्रॉस सेक्शन सेम, लेंथ डिफरेंट हो सकती है। इधर से करंट आया स्टेडी स्टेट कंडीशन, और इधर से करंट बाहर जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर एंड ये, लो टेम्परेचर एंड ये है। बेटा यहां मान लो ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर, दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग, तो आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, नई कंडक्टिविटी क्या होगी, दोनों को अगर सीरीज में ज्वाइन कर दे। दूसरा, यहां गौर से देखो, ये मेटल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां गौर से देखो, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो सकते हैं। ये A1 और A2, लेंथ सेम होगी, लेंथ सेम होगी, तो पैरेलल में लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट, करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, जबकि सीरीज में क्रॉस सेक्शन हो सकती है। अब आ जाओ कैसे ये सीरीज है। बेटा एक रॉड एक रेजिस्टेंस, दूसरी रॉड दूसरा रेजिस्टेंस। बेटा जितना करंट फर्स्ट में से निकला दूसरे से में उतना करंट निकलेगा, इसलिए ये सीरीज है। पैरेलल में रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक रॉड एक रेजिस्टेंस, तो बेटा यहां पर जैसे ही करंट आएगा ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट, I1 एंड I2, देन R1 ये R2 है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल। अब आ जाओ इसमें, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, सुनो। R1 ये रेजिस्टेंस, ये R2, बेटा R1 की वैल्यू कितनी है, L1 अपॉन K1A, ये रहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, L अपॉन K। तो बेटा इसमें लेंथ L1, कंडक्टिविटी K1, क्रॉस सेक्शन A, R2 क्या होगा, L2 अपॉन K2A। अरे है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू रखो, L1 अपॉन K1A, R2 बोलो। और अगर दोनों रॉड को मिला के मैं एक ही रॉड मानूं
टोटल लेंथ L1 प्लस L2, नई कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे बेटा ए कैंसिल, के इक्विवेलेंट ऊपर ले जाओ, ये पूरा नीचे ले आओ, के इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ये आया फॉर्मूला नंबर 4 कंडक्शन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन दे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इससे निकालना, ये फॉर्मूला याद रख लो। सुनो, अगर यहां लॉर्ड जो है बहुत सारी हो तो ऊपर लेंथ लेंथ का समेशन और कर देना, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, मान लो 4 रोड है, और नीचे लेंथ और कंडक्टिविटी के रेशियो का समेशन कर लेना, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 प्लस L4 अपॉन K4 हो जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है दोनों में, सीरीज में लेंथ अलग अलग है, पर अगर लेंथ भी सेम हो जाए क्रॉस सेक्शन के जैसे, तो नई कंडक्टिविटी क्या होगी, L प्लस L, L L कॉमन बार, L कैंसिल, ऊपर बचा 2, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, K1 K2 एलसीएम, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 है नी। अब मेरे बेटा सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, ये है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक सीरीज होती है अर्थमेटिक सीरीज की उल्टी, गोली मारो चलो, मीन याद रख लो बस आप तो, यानी के इक्विवेलेंट जो है वो मीन है K1 और K2 का, बस इतना सा ध्यान रख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमेशा दोनों की कंडक्टिविटी के बीच में आएगी, इतना तो याद रहेगा, यानी एक की कंडक्टिविटी 2 है, एक की 4 है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 2 और 4 के बीच में हो सकती है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग 3.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, पर होगी 2 और 4 के बीच में, इनकी K1 और K2 के बीच में। आ जाओ नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है ना मेरा बेटा। आ जाओ 1 अपॉन R1 पहले वैल्यू रखो, R इज इक्वल टू L अपॉन K, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू पलट जाएगा K अपॉन L। आ जाओ पहली रोड के लिए, पहली रोड के लिए बेटा क्या हो गया, K1 A1 अपॉन L, क्रॉस सेक्शन सेम है, डिफरेंट है ना, लेंथ सेम है। दूसरी के लिए 1 अपॉन R2 K2 A2 अपॉन L, पर बेटा दोनों रोड को मैं एक ही रोड मानू तो K इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 प्लस A2 और लेंथ L L L L कैंसिल, A1 प्लस A2 नीचे ले जाओ, बोलो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2 है कि नहीं। तो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये आ जाएगी, आएगी। अब सुनो, यहां पर अगर रॉड ज्यादा रॉड हो तो ऊपर K और A के प्रोडक्ट का सम और आगे कर देना, यानी यहां प्लस और आ जाएगा, प्लस K3 A3 प्लस K4 A4, 4 रॉड हो तो, और नीचे क्रॉस सेक्शनल समेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A। अगर यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है और वो भी सेम हो जाए तो, मतलब लेंथ तो सेम है ही सही, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, K1 2A अपॉन 2A, A कैंसिल, बोलो K इक्विवेलेंट कितना आया, K1 प्लस K2 बाई 2, ये है अर्थमेटिक मीन। क्या ये अर्थमेटिक, गोली मारो, मीन तो याद रहेगा, K इक्विवेलेंट K1 और K2 के बीच में होगा। बेटा ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि एक बार क्योंकि एसेशन आ चुका है एम्स में, इफ टू रोड्स आर जॉइंट देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज लेस टू लोएस्ट कंडक्टिविटी, ऐसा क्वेश्चन दिया था। टू रोड्स आर जॉइंट, ना सीरीज बोला ना पैरेलल बोला, बस बोला टू रोड्स आर जॉइंट देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज लेस टू लोएस्ट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेस होगी लोएस्ट कंडक्टिविटी से, गलत है कि नहीं, लोएस्ट कंडक्टिविटी से तो क्या होगी दोनों में ही, और हाईएस्ट कंडक्टिविटी से लेस होगी, अरे है ना, नोट करो। ये आपका हो गया 5वें नंबर का फॉर्मूला, कंडक्शन का 5वां आखिरी फॉर्मूला। ये अब इन पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, नोट कर लो जल्दी से।
हाँ बेटा, क्वेश्चन सामने। क्वेश्चन पूछा एक भैया ने, अगर दो रोड पैरेलल में है और उनका केस सेम है, एरिया डिफरेंट है, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? दो रोड सेम है, के सेम है, दोनों ऊपर पैरेलल में, और लोहा लोहा पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या होगी? वो भी लोहा ही होगी। बकवास क्वेश्चन। लोहा लोहा की क्या इक्विवेलेंट क्वांटिटी पूछेगा? मैंने पूछा इक्विवेलेंट क्वांटिटी कब पूछेगा? जब दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग हो। ऐसा क्वेश्चन वो दे देता है एग्जामिनर चेक करने के लिए कि दो रॉड जिनकी कंडक्टिविटी सेम पैरेलल में ज्वाइन है या सीरीज में ज्वाइन है। अरे भाई, तो कंडक्टिविटी निकालते क्यों हो? दोनों की के तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी भी के ही आएगी, नहीं आएगी? तो भैया ए के लिखा हुआ है, के सेम होगा, ए का के सेम। के थर्मल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। थर्मल रेजिस्टेंस करता है के डिपेंड। पूरा मान गया? पढ़ना आया कि मनाने आया? मैं हाँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें मनाने आया हूँ। बुरा मान गया, ये भूल गया, फिर यार ये यार ये, फिर चालू हो गया तू। तेरे मारे परेशान हूं मैं। हाँ, तू पढ़ लेना, तेरी मर्जी पढ़े, जो चुप रहे पर। अरे तू तो जीरो भर बस, और दो चार को और बोल दे जीरो भर दे। हाँ, पर इधर ध्यान दो बस तुम तो। हाँ लो आओ, क्वेश्चन आंसर बोलो। चले बेटा हूं। चले, कितना आया के इक्विवेलेंट बताओ? कितना? 45 के बाई 7। किसका आंसर आ रहा है? ये बिल्कुल सही आंसर। बेटा सबसे पहले पैरेलल को सोल्व करो। पैरेलल, ये पैरेलल, यानी यहां पर 9 के और इन दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम, लेंथ सेम, के इक्विवेलेंट डैश क्या होगा? तो बेटा ये पैरेलल में अब 2 ए 2a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? के इक्विवेलेंट डैश, पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी k1 प्लस k2/2, यानी इस 2k प्लस 8k अपॉन 2 हो जाएगा 5k। अब क्या रह गई? दो रॉड सीरीज में और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 2a और लेंथ भी सेम LL, तो बेटा नई कंडक्टिविटी ये रहा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है नहीं? तो मेरे बेटा के इक्विवेलेंट 2k इक्विवेलेंट डैश प्लस 9, ये 9k और नीचे के इक्विवेलेंट डैश प्लस 9k, बोलो कितना आएगा? ये देखो 5k प्लस 9k, बेटा नीचे 14 2 से जाएगा तो 7 और ऊपर हो गया 45/7, 45k/7 आंसर, है नहीं? करंट 450 के बाई काल dq/dt। बेटा के इक्विवेलेंट
ए इक्विवेलेंट, दोनों रॉड को एक ही तीनों को एक ही मिलाऊं पूरा कॉम्बिनेशन को, एल इक्विवेलेंट T1 माइनस T2। मेरे बेटा के इक्विवेलेंट अभी निकाला 45 K/7। क्रॉस सेक्शन एरिया पूरी रोड को एक ही मानो तो ए और ए 2A। लेंथ पूरी रोड की लेंथ 2L। टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 30, बोलो 2 कैंसिल, और 770 से 10 और 10 इंटू 45 450 काल, K/L काल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन ये रहा। रॉड सिलेंडर है, सिलेंडर, बट दो मेटल से बना हुआ है, ए से, यानी अंदर वाला मेटल रेड मेटल और बाहर वाला मेटल अलग है। अंदर वाले की रेडियस R है और बाहर वाले की रेडियस 3R है। लेंथ सेम है, रेड वाले मेटल की कंडक्टिविटी K1, बाहर वाले की K2। करंट इधर से आ रहा है ना मेरे बेटा, और करंट इधर जा रहा है। इसमें केवल आपको के इक्विवेलेंट बताना है। के इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ। हाँ मेरे बेटा, कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज की पैरेलल है? सोच लिया? पैरेलल सीरीज कहां से नजर आ गया रे? ये ऐसे है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, रेड वाला मेटल अलग है और उसके ऊपर कोटिंग दूसरे मेटल की हो रही है। तो करंट जब ऐसे जाएगा तो अंदर वाले में अलग और बाहर लेयर पे करंट अलग जाएगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन? और पैरेलल में फॉर्मूला K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1A2। बस आपको A1A2 की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो बोल दो आंसर। K1 प्लस 8 K2/9 किसका आंसर आ रहा है? ये बिल्कुल सही आंसर। सुनो बेटा हूं, यहां पर ध्यान, अगर मैं इसका साइड वाला व्यू यानी साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ऐसे सर्कल में बना दूं तो ये ऐसे बनेगा, ये देखना है कि नहीं? ये ऐसे, यानी ये अंदर वाला रेड मेटल और बाहर उसके ऊपर कोटिंग दूसरे मेटल की, ये रेडियस इसको मैं ऐसे बोलूं, ऐसे जा रहा है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन है कितना? ये πr²। और ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना? ये वाला। तो बेटा इतने एरिया में ये एरिया माइनस कर दो तो ये वाला एरिया आएगा, नहीं आएगा? होलो डिस्क वाला, तो पूरी डिस्क का निकालो और उसका बीच वाले का माइनस कर दो। तो π3r² माइनस πr²,
तो बेटा ये आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। रख दो इसमें, तो K1 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल हो गया K1 प्लस 8 K2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा अपॉन 9। ये आ गया K इक्विवेलेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बेटा 3 चीजें निकालनी है। पहला, जंक्शन पर टेम्परेचर T0 निकालो, है ना। दूसरा, K इक्विवेलेंट निकालो, और तीसरा करंट भी निकालो। ये मिटा दूं, हो गया सबका, मिटा दूं। चले मेरे बेटा, जल्दी करो। हाँ, T0 निकाला, हाँ बेटा बोलो। 78.18 T0, किस किस का आंसर आ रहा है? ये बिल्कुल सही। बेटा यहां ध्यान से सुनो, अगर आप निकालना है तो बेटा एक रोड एक रेजिस्टेंस, दूसरी रोड दूसरा रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस में क्या सेम? दोनों में करंट सेम, dq बाई dt करंट जितना इसमें होगा dq बाई dt करंट इसमें भी उतना ही होगा। दोनों के करंट को सेम कर दो, dq बाई dt एल्यूमिनियम इज इक्वल टू कॉपर, दोनों के करंट को सेम कर दो। तो बेटा करंट क्या हो जाएगा? dq बाई dt का फॉर्मूला आपको पता है, K बाई L T1 माइनस T2। रखो K कितना? 2K, A लेंथ, L टेम्परेचर डिफरेंस इन एल्यूमिनियम रॉड 100 माइनस T0, होगा कि नहीं होगा? दूसरी रॉड के लिए 3K A अपॉन लेंथ 4L टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कॉपर रॉड T0 माइनस 20। बस आ गया आंसर। काल कैंसिल, 4 ऊपर आएगा, 4 इंटू 2 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 800 माइनस 8 T0, और इधर 3 अंदर जाएगा, 3 T0 माइनस 60। तो बेटा ये आ जाएगा T0 इज इक्वल टू 78 डिग्री सेल्सियस। T0 जब भी निकाला हूं जंक्शन टेम्परेचर, दोनों रोड के जंक्शन, दोनों रोड जो भी हो उनके करंट को सेम कर लो। दूसरा, यहां पर K इक्विवेलेंट बोलो कितना आया? कौन सा? सीरीज की पैरेलल, तो फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अरे है
लेंथ L प्लस 4L, L और K का रेशो L अपॉन 2K और ये 4L अपॉन 3K। सोल्व किया कितना आया 30K/11। किस किस का आंसर आ रहा था? बहुत बढ़िया। dq/dt करंट K इक्वल, वैसे तो करंट इसी से आ जाएगा। यहां देखो इधर ये रहा ना करंट 78.18, यहां रख दो 100 माइनस 78.18 21.78, तो सॉरी 28 100 माइनस 78 कितना हो जाए 21.82 और 21.82 इंटू 2 लगभग वो 43 पॉइंट आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है चलो K इक्विवेलेंट पर अपन इससे पूरी रोड को एक रोड मान के भी निकालते हैं। पूरी रोड एक ही रोड है तो क्या होगा K इक्विवेलेंट कितना आया 30K/11। क्रॉस सेक्शन एरिया A 5L, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 20। हाँ बोलो बेटा कितना आएगा 580 से 16 टाइम्स 16 इंटू 30 480 Ka/11L ये आंसर। और 480 डिवाइड बाई L करोगे वही 43 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। एक क्वेश्चन और इसमें देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड इज गिवन 200 और 20, एक ही रॉड है एक ही मेटल की बनी हुई है, आपसे यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टेम्परेचर पूछ रहा है कितना होगा। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर T नोट क्या होगा। होमवर्क भी दे दूंगा रे, नहीं होमवर्क तो अलग दूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन है 164। हाँ 164 किस किस का आ रहा है, सवाल ही नहीं लिखा। चलो सुनो मैं आपको मैं समझा दूं, मैं इसमें क्या समझाने जा रहा हूं। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, करंट दोनों साइड सेम करके। ध्यान दो दोनों सेक्शन का K सेम है ना बेटा, और दोनों एक ही मेटल के बने, A भी सेम होगा। तो एक तो आप फर्स्ट मेथड फर्स्ट में बेटा दोनों में करंट सेम कर दो, दोनों में करंट सेम फर्स्ट और करंट सेकंड दोनों में करंट सेम कर दो। तो इसमें करंट क्या हो गया Ka/L है ना, और इसमें भी Ka तो सेम है, लेंथ 16 और यहां T नोट माइनस 20। सोल्व करोगे T नोट आ जाएगा कितना 164 डिग्री सेल्सियस। पर मैं इससे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मेथड सेकंड भी आप सीखो, क्योंकि इसमें एक ही रॉड है तो बेटा इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट, मैंने बताया था एक ही रॉड में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। क्यों देखो इधर dq/dt माइनस Ka dt/dx, ये पहला फॉर्मूला आपने लिखा था, ये इसी के काम में आना था इसलिए याद किया था। दोनों में करंट सेम, दोनों का K और A सेम, तो बेटा दोनों में ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, यानी dt/dx टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट। अरे है ना, तो बोलो बेटा dt/dx कितना होगा टोटल टेम्परेचर ड्रॉप, टोटल लेंथ। अरे है ना, तो बेटा कितना हुआ 180 डिवाइडेड बाई 20 9 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा 9। तो बेटा यहां से 1 सेंटीमीटर में 191, अगले सेंटीमीटर 182, अगले सेंटीमीटर 173 और अगले सेंटीमीटर 164 आंसर। तो ओवरऑल एक ही रॉड में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट, टोटल टेम्परेचर ड्रॉप in 4 सेंटीमीटर इंटू 9 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, टोटल 36 डिग्री टेम्परेचर फॉल होगा। तो बोलो T नोट कितना आ जाएगा 200 में से 36 माइनस कर दो 164 आंसर। अगर आपसे बोले यहां से 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टेम्परेचर क्या होगा, तो बेटा 1 सेंटीमीटर गिरता है 9, तो 11 पे कितने गिरेगा 200 में से 99 माइनस करो 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इधर से 99 गिरेगा
इधर से 9 बढ़ेगा, आपसे बोले यहां से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, एक पे राइज होगा 9, तो 9 सेंटीमीटर कितना राइज होगा 81, तो 20 तो पहले से 81 और ऐड करो, 20 + 81 101 होगा कि नहीं होगा, कर लोगे। तो अगर एक ही रोड है तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। अरे लिखो रे, हाँ टी नॉट वैल्यू निकालनी है। इधर देखो इधर, हाँ बेटा टी नॉट इसमें निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन एक इसमें, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। बी पर टेम्परेचर और डी पर टेम्परेचर बताना है इसमें, बी और डी पर, ये 2 क्वेश्चन ये करके लाना। थैंक यू बेटा, मजे ले रहे हो क्या तुम? ठीक है बेटा, थैंक यू। ऑनलाइन पे 7 डायमेंशनल रॉड है, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।